गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। करीब 5 साल के बाद लाल किले में लाइट एंड साउंड शो नए सिरे से शुरू किया गया है। इस मौके पर अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। गृह मंत्री ने कहा, जो इतिहास से नहीं सीखते वो महान देश की रचना नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, अगले 25 साल में भारत के 130 करोड़ लोगों के सामूहिक कोशिश और भारत को दुनिया में शीर्ष पर देखने का समय है। प्रधानमंत्री ने इस अवधि को अमृत काल कहा है। इतिहास से नहीं सीखते हैं तो कभी महान देश की रचना नहीं कर सकते। मोदी जी ने आजादी के अमृत वर्ष में इतने पुरातन देश को, और जो देश कभी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहां से लेकर आज तक की ये पूरी यात्रा में जिन जिन लोगों ने हमारे गुलामी के कालखंड से आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व बलिदान किया है, वो सभी लोगों को देश की युवा पीढ़ी और आने वाली युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे जाने। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में कई नामी अनामी स्वतंत्रता सेनानियों को अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला से युवाओं को परिचय हो, इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए। उधर 5 देशों की यात्रा पर निकले जापान के प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंच गए, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उन्होंने चीन की बढ़ती चालबाजियों का मुद्दा उठाया। माना जा रहा है कि जापान के पीएम की ये यात्रा चीन से निपटने की तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद चीन ने जापान की नाक में दम कर दिया, जिसमें उत्तर कोरिया ने भी चीन का खूब साथ दिया और यही बात जापान के सिर का दर्द बन गई। जापान ने चीन से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। जापान के पीएम फुमियो किशिदा की 5 देशों की यात्रा को इसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। फ्रांस पहुंचे फुमियो किशिदा ने वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से इस बारे में बात भी की, जिसके बाद जापान और फ्रांस ने चीन को सबक सिखाने के लिए साझा युद्ध अभ्यास करने का फैसला किया, जिसके लिए दोनों देशों की सेनाएं प्रशांत महासागर में उतरेंगी और चीन को अपनी ताकत दिखाएंगी। मैक्रोन और फुमियो किशिदा ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर भी चिंता जताई, क्योंकि 2022 में उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल टेस्ट की, जिसने जापान की चिंता बढ़ा दी और उसने चीन और उत्तर कोरिया से लड़ने के लिए अपनी सुरक्षा रणनीति में बदलाव किया। माना जा रहा है कि अमेरिका पहुंचने पर जापान के पीएम बाइडेन से भी इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि जापान योनागुनी और इशिगाकी द्वीपों पर सेना तैनात करना चाहता है। ये दोनों द्वीप ताइवान के नजदीक हैं और इसीलिए वहां सेना तैनात करने से पहले जापान अमेरिका से बात करना चाहता है। यानी जापान परेशान है, उसे मालूम है कि चीन उसकी समुद्री और हवाई सीमा में घुसपैठ कर सकता है और इसीलिए उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया। जापान के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में फुमियो किशिदा ने इसके बारे में खुलकर बात भी की थी और इशारों में कहा था कि जापान की मिसाइलों का मुंह चीन की ओर मुड़ने वाला है, जिसके बाद तो ये साफ हो गया कि जापान अब चुप नहीं रहेगा और अपने दोस्त देशों के साथ मिलकर उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। क्योंकि जिस इंटरव्यू में फुमियो किशिदा ने जापान की सुरक्षा नीति पर बात की, उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि 2026 में जापान की सीमा पर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की तैनाती शुरू हो जाएगी, जिनकी रेंज में चीन के कई इलाके आएंगे। क्योंकि अब तक जापान केवल बातचीत करके चीन को चुप करवाना चाहता था, लेकिन चीन ने इस रणनीति को जापान की कमजोरी समझ लिया और उसे परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जापान ने मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी और फुमियो किशिदा फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका के दौरे पर निकल पड़े। ये देश उन 7 देशों में हैं जिनके साथ जापान ने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाया है। सबसे जरूरी बात यह कि ये सभी देश इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाना चाहते हैं और इसी वजह से वो जापान की हर मुमकिन मदद करेंगे। इस बीच ब्राजील के संसद भवन में घुसकर हंगामा करने वाले 1,500 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि ये प्रदर्शनकारी चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो की हार के बाद सड़कों पर उतरे थे, जिन्होंने एक दिन पहले ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करते हुए वहां की कई सरकारी इमारतों में जबरदस्त तोड़फोड़ की थी। आरोप है कि उन्हें उकसाने का काम ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने किया था। दिल्ली में एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बदमाशों ने दिन दहाड़े कैश वैन के गार्ड को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामला दिल्ली के वजीराबाद इलाके का है, जहां एक निजी बैंक के एटीएम में कैश डालने पहुंची वैन पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और 8 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। फायरिंग में गार्ड को गोली लगी, जिसकी अस्पताल लेकर जाते वक्त मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। मृतक की पहचान 55 वर्षीय जय सिंह के रूप में हुई है।
पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्पेशल स्टाफ की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से भी आरोपियों की पहचान कर रही है। उधर श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में शतक जड़कर विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्योंकि सचिन ने श्रीलंका के खिलाफ 8 शतक जड़े थे, जो किसी भारतीय बल्लेबाज के श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक थे। हालांकि कोहली ने उनका यह रिकॉर्ड तोड़ते हुए 9वां शतक बना लिया। इस मैच में विराट कोहली ने 113 रन बनाए। ये कोहली के वनडे करियर का 73वां शतक था। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कुरियर कंपनी में पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बीती रात करीब 9 बजे हेलमेट पहने बदमाश एक कुरियर कंपनी के दफ्तर में घुसे और पिस्तौल दिखाकर 1 लाख से ज्यादा रुपए लूटकर फरार हो गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अब पुलिस इसी सीसीटीवी वीडियो की मदद से बदमाशों को तलाश करने में जुटी है। पाकिस्तान की जमात इस्लामी पार्टी के नेता सिराजुल हक ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की तिकड़ी को एटम बम से ज्यादा खतरनाक बता दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि तीनों ने एक-एक कर पाकिस्तान को बेच दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत भिखारी जैसी हो गई। पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए जमात इस्लामी पार्टी के प्रमुख सिराजुल हक ने शहबाज शरीफ, इमरान खान और आसिफ अली जरदारी की तिकड़ी को जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी ज्यादा घातक बताया। ये 3 आदमी, ये ट्राइका पाकिस्तान के लिए एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। यही नहीं, उन्होंने तीनों पर सरकारी खजाने को लूटने और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का भी आरोप लगाया। अपने भाषण में सिराजुल हक ने भारत के पायलट अभिनंदन को छोड़े जाने का जिक्र करते हुए उस वक्त की इमरान खान की सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। अब बात झारखंड की, जहां के जमशेदपुर में रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां जिला प्रशासन और रेलवे का संयुक्त अभियान चलाया गया। बर्मा माइंस थाना इलाके में रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माण को रेलवे पुलिस, स्थानीय पुलिस ने बुलडोजर से ध्वस्त किया। रेलवे और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में करीब 35 कच्चे और पक्के घरों को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इस अभियान के दौरान पुलिस और आरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद रहे। बताया गया कि रेलवे की जमीन पर बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए कार्रवाई की गई। संयुक्त अभियान के तहत 4500 वर्ग स्क्वायर फीट जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। इधर न्यूज 18 की टीम जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में उस जगह पहुंची जहां सुरक्षा बल के जवान गांव के लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में आतंकियों ने जिले के डांगरी गांव पर हमला बोला था, जिसके बाद अब सीआरपीएफ के जवान राजौरी जिले में मौजूद कई गांव के लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने में जुट गए, ताकि वक्त आने पर आतंकियों को जवाब दिया जा सके। इस बीच न्यूज 18 की टीम उस जगह पहुंची जहां गांव के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने वालों में डांगरी गांव के लोग भी मौजूद रहे, जहां 1 और 2 जनवरी को आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी। लोगों को ट्रेनिंग देने के साथ पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन भी हर गांव में जारी है लगातार। राजौरी के डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले के बाद गांवों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की 20 कंपनियां राजौरी और पुंछ जिले में तैनात हैं। सऊदी अरब ने हज यात्रियों की संख्या और उम्र सीमा पर लगी रोक हटा दी। 2020 में कोरोना की वजह से कई पाबंदियां लगाई गई थी, जो इस साल हटा ली गई। यानी अब हज यात्रा में ना उम्र की पाबंदी होगी, न ही यात्रियों की संख्या की। मतलब लोग पहले की तरह हज यात्रा कर सकेंगे। कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के बाद हज के लिए जाने वालों की संख्या पिछले 3 साल में काफी कम हो गई थी। महाराष्ट्र के ठाणे से एक चौंका देने वाली वारदात सामने आई है, जहां कल्याण में 7 साल के बच्चे को स्कूल से अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो में प्रणव भोसले नाम का ये छात्र स्कूल से तो घर के लिए जाता नजर आया, लेकिन वो घर नहीं लौटा, जिसके बाद बच्चे की मां ने खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और नितिन कांबले नाम के एक आदमी पर शक जाहिर किया। बताया गया कि आरोपी के साथ पहले से ही उसका पैसों के लेन देन का विवाद चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने नितिन कांबले को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले उसने अपने पर लगे आरोपों को खारिज किया, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बच्चे को उसके स्कूल से बहला फुसलाकर अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर बिल्डिंग की छत पर बने पानी की टंकी में फेंक दिया। पुलिस ने शव बरामद कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी नितिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के पास गाजियाबाद के वसुंधरा में एक ऑडी कार ने एक हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड को बुरी तरह कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक जो आदमी कार चला रहा था वो अपनी बहन को उसके ससुराल ले लेने आया था।
लेकिन वहां झगड़ा होने के बाद वो तेजी से कार लेकर भागा, जिसकी चपेट में वहां खड़ा सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। गार्ड हैं वो पीछे और आगे दोनों तरफ से उनके टायर चढ़े और पूरी तरह से वो गाड़ी के नीचे आए। इससे कुछ ही देर पहले का एक और वीडियो भी सामने आया, जिसे कार में बैठे आदमी ने मोबाइल फोन से बनाया था। उस वीडियो में कुछ लोग कार के शीशे को तोड़ते दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक महिला के भाई ने उसके ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया। झगड़ा इन लोगों के बीच में दहेज प्रताड़ना को लेकर रहा है। और हालांकि महिला के पति ने भी उसके भाई पर अपने घर वालों से बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया। इसके साथ ही हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड की तरफ से भी महिला के भाई के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क के 2 सबसे बड़े अस्पतालों की करीब 7,000 नर्सें हड़ताल पर चली गई। वो कई दिनों से अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और फिर करीब 7,000 नर्सों ने काम करने से साफ इनकार कर दिया। उनका आरोप है कि इन अस्पतालों ने कोरोना संकट के दौरान उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दी और अब उन्हें वेतन देने से पल्ला झाड़ रहे हैं। हालांकि न्यूयॉर्क की मेयर ने अस्पताल प्रबंधन से जल्द इस मामले को सुलझाने की अपील की। बात मध्य प्रदेश की, जहां के ग्वालियर से कड़ाके की ठंड के बीच पुलिस की मानवीय तस्वीर सामने आई है। यहां हाईवे के किनारे खुले आसमान के नीचे सो रहे एक बुजुर्ग की पुलिस अधिकारी ने मदद की, जिसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल है। वीडियो में एक बुजुर्ग पीली प्लास्टिक ओढ़े हाईवे के किनारे सो रहा था और इसी दौरान गश्त कर रहे घाटी गांव के एसडीओपी संतोष पटेल और उनकी टीम की नजर पड़ी, जिसके बाद वो वहां पहुंचे और उसे जगाया और उससे पूछताछ की। इसके बाद एसडीओपी ने खुले में सो रहे बुजुर्ग को उठाकर दुकानदार की झोपड़ी में ठहराया और पास में अलाव भी जलवा दिया। उसके बाद एसडीओपी ने अपनी टोपी उतारकर उसे पहनाई और मोजे भी पहनाए। तो हमारा एक मानवीय कर्तव्य था, जो ड्यूटी के दौरान हमें एक मौका मिला किसी की सेवा करने का, तो प्रयास किया है। संतोष पटेल और उनकी टीम ने न सिर्फ उस बुजुर्ग की ठंड से बचने की व्यवस्था की, बल्कि उसे उसके घर भी पहुंचाने का इंतजाम किया। रविवार रात की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसे देख हर कोई पुलिस अधिकारी के इस मानवीय काम की तारीफ करते हुए उनके जज्बे को सलाम कर रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मेट्रो का एक पिलर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। जो पिलर गिरा उसे बनाने का काम जारी था, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह बनकर तैयार होता, वो अचानक गिर गया। इस घटना की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें दिखा कि जब मेट्रो का ये पिलर गिरा तब सड़क से ट्रैफिक गुजर रहा था। अचानक इस पिलर के गिरने से एक मोटरसाइकिल से गुजर रहे 3 लोग उसके नीचे दब गए। इस हादसे में उस मोटरसाइकिल पर सवार एक बच्चे और उसकी मां की मौत हो गई और मोटरसाइकिल चला रहे शख्स का अस्पताल में इलाज जारी है। एक्सपर्ट्स को इधर बुला रहे हैं ताकि ये जो कोलैप्स हो मेट्रो पिलर, उसका कारण जानने के लिए। मेट्रो पिलर के गिरते ही गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई और लोग पिलर के नीचे दबे लोगों की जान बचाने के लिए भागे। बाद में पुलिस की टीम भी वहां पहुंची और इस मामले में ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। उधर नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल ने संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया। उन्होंने केपी शर्मा ओली के साथ मिलकर नेपाल में सरकार बनाई है। लेकिन विश्वास मत के लिए मतदान होने से एक रोज पहले ही उन्होंने विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस से भी समर्थन की मांग की। इसके लिए वो खुद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मिले, जिनके समर्थन के बाद उन्हें प्रचंड बहुमत मिला। पुष्प कमल दाहाल के समर्थन में 275 में 272 सांसदों ने वोट किया। और वहीं राजस्थान के सवाई माधोपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर गंगापुर सिटी कस्बे में एक शराब की दुकान में 15 से ज्यादा बदमाशों ने हमला कर दिया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में बदमाशों के हाथ में तलवार नजर आई, जिससे वो ताबड़तोड़ हमले करते दिखे। बदमाशों ने एक सेल्समैन पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जयपुर के अस्पताल में चल रहा है। हमलावरों ने वाइन शॉप में तोड़फोड़ भी की और नकदी लेकर फरार हो गए। दुकान पर से 2 लाख की नकदी ले गए और तलवारों से ये हमला किया, उठा के ले गए इनको। वहीं इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। ठेके पर मारपीट की थी, करण हरिजन ने तलवार की मार दी थी सेल्समैन के। करण हरिजन को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि बदमाशों ने शराब की दुकान में सेल्समैन से शराब मांगी थी, लेकिन शॉप बंद करने का समय हो गया था, जिसकी वजह से सेल्समैन ने शराब देने से मना कर दिया। नाराज बदमाशों ने सेल्समैन को मारने की धमकी भी दी और कुछ देर बाद अपने दोस्तों के साथ आकर हमला कर दिया। तोड़फोड़ और दुकान में लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया। इस बीच अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने के फैसले पर कनाडा में हंगामा शुरू हो गया। वहां प्रदर्शनकारियों का कहना है कि F-35 लड़ाकू विमान पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, ऊपर से वो महंगा भी है और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन कनाडा अपनी वायुसेना के CF-18 जेट के पुराने होते बेड़े को F-35 जेट से बदलना चाहता है
रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से कनाडा को इसकी जरूरत और भी ज्यादा महसूस हो रही है, लेकिन कनाडा में ही लोगों का एक धड़ा सरकार के आगे खड़ा हो गया है। उसका दावा है कि F-35 पर्यावरण के लिए ठीक नहीं, लेकिन सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं है। फिर प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि स्विट्जरलैंड और फिनलैंड जैसे देशों ने F-35 के लिए कम पैसों में डील की, लेकिन कनाडा ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। इधर सेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा खरीद परिषद ने 4200 करोड़ से ज्यादा के हथियार और उपकरण खरीदने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके तहत सेना के लिए 4276 करोड़ रुपए के हथियार खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रक्षा खरीद परिषद ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर और उससे जुड़े उपकरण खरीदने की मंजूरी दी है। इसके अलावा नेवी के लिए मिसाइल लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम की भी खरीद की जाएगी। और वहीं आधुनिक सुविधाओं से लैस गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंच चुका है। ये क्रूज 13 जनवरी को अपने सफर पर रवाना होगा, जिसे पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। 32 विदेशी मेहमानों को लेकर के 52 दिन की यात्रा के लिए ये वाराणसी से निकलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी रिवर क्रूज सफर पर जाने को तैयार है, बस पीएम मोदी की हरी झंडी का इंतजार है। गंगा विलास क्रूज वाराणसी में गंगा किनारे रामनगर बंदरगाह पर पहुंच चुका है और 13 जनवरी को पीएम मोदी की हरी झंडी के बाद ये सफर पर रवाना हो जाएगा। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस दिन बनारस में मौजूद रहेंगे। ये जो यात्रा है ये 3200 किलोमीटर की है। ये जो यात्रा है ये 3200 किलोमीटर की है और ये यहाँ से बनारस से जाके जहाँ जाएगा पटना, पटना से जाएगा कलकत्ता, कलकत्ता से जाएगा ढाका, ढाका से जाएगा गुवाहाटी और गुवाहाटी के बाद में जाएगा ये काजीरंगा होता हुआ और मझौली आइलैंड होता हुआ डिब्रूगढ़। 52 दिन के सफर में इस क्रूज पर हर सुविधाएं मौजूद रहेंगी। ये क्रूज पूरी तरह से भारत में बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करेगा। इधर बिहार के छपरा में समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विरोध का सामना करना पड़ गया। वहां एक आदमी ने उन्हें काला झंडा दिखाया और उनकी गाड़ी के सामने आकर जमकर नारेबाजी की। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला उस आदमी के पास से गुजरा, वो उसके पीछे दौड़ने लगा। इस दौरान वहां तैनात सुरक्षा कर्मी उस तक पहुंचने की कोशिश करते दिखे, लेकिन तब तक वो उनकी गाड़ी के सामने पहुंच गया, जिसके बाद उसने नारेबाजी करते हुए उन्हें काला झंडा दिखाया। हालांकि तुरंत पुलिस के जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया। नीतीश को काला झंडा दिखाने वाले आदमी ने आरोप लगाया कि जहाँ शराब पीने से लोगों की मौत हुई, मुख्यमंत्री वहाँ नहीं गए। नीतीश कुमार छपरा में समाधान यात्रा में गए हुए थे, जहां से वो पटना लौट रहे थे, लेकिन तभी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ गया। इधर सेना के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट मामले में जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शैला रशीद के खिलाफ केस चलाया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसकी मंजूरी दे दी, जिसकी इजाजत दिल्ली पुलिस ने मांगी थी। शैला रशीद ने 2019 में ट्वीट कर सेना पर कश्मीर के लोगों को यातनाएं देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में राजद्रोह का केस दर्ज किया था। मध्य प्रदेश में सरेआम गाड़ी पर जानलेवा स्टंट करने पर एक कुख्यात बदमाश को ऐसी सजा मिली है, जिसके बाद दोबारा ऐसी हरकत करने पर वो कई बार सोचेगा। दरअसल भोपाल के पुलिस कमिश्नर ने उसे सजा ही ऐसी दी है, जिसके मुताबिक बदमाश जुबेर मौलाना 1 साल तक 2 और 4 व्हीलर ना तो ड्राइव कर पाएगा और ना ही किसी दूसरे के साथ यात्री के तौर पर बैठ पाएगा। जुबेर को सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करना होगा। कि वो गाड़ी पे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पे कोई स्टंट ना कर पाए, तो उसके इस्तेमाल पर रोक है। इसलिए वो इसका स्वयं ना उस पर कभी स्टंट कर सकता है, ना उसमें बैठ सकता है, ना चला सकता है। यात्री के रूप में भी वो नहीं बैठ सकता है। उसको पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट के वो हैं, बस या फिर बाकी चीज़ें, ऑटो रिक्शा, उस पर वो जा सकता है। दरअसल कुछ दिन पहले हिस्ट्री शीटर जुबैर का कार की बोनट पर स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ था। एफआईआर दर्ज होने के बाद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर सजा के दौरान आरोपी वाहन चलाते हुए पाया गया तो दोबारा जेल जाना पड़ेगा। इस बीच यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि दक्षिण कोरिया अब अपने देश में ड्रोन घुसपैठ रोकने के लिए इजराइल की मदद लेने वाला है। कुछ दिन पहले उसके इलाके में उत्तर कोरिया के ड्रोन देखे गए थे, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया इजराइल से स्काई स्पॉटर अर्ली वार्निंग सिस्टम खरीदेगा। इजराइल का यह सिस्टम किसी भी तरह की हवाई घुसपैठ से पहले ही खतरे का इशारा कर देता है। यानी अगली बार उत्तर कोरिया की तरफ से कोई ड्रोन या फिर छोटा विमान दक्षिण कोरिया की तरफ आता है तो पहले से ही पता चल जाएगा। दावा तो यह भी है कि दक्षिण कोरिया एक ड्रोन कमांड बनाने की तैयारी में भी है, ताकि दुश्मन के ड्रोन को अपनी सीमा में घुसते ही ढेर किया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि उत्तर कोरिया ने कुछ दिन पहले 5 ड्रोन भेजकर दक्षिण कोरिया में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिनमें एक ड्रोन तो राजधानी सोल तक पहुंच गया था।
इसी के बाद दक्षिण कोरिया ड्रोन हमलों को लेकर ज्यादा सतर्क हो गया। भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब में दाखिल होने के बाद राहुल गांधी ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था टेका। इस दौरान वो केसरिया रंग की पगड़ी पहने नजर आए और जब वो स्वर्ण मंदिर पहुंचे तो उनके साथ लोगों की भारी भीड़ भी थी। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद राहुल गांधी ने प्रसाद लिया और गुरबाणी भी सुनी। इस दौरान राहुल के साथ पंजाब कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। और वहीं हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बदमाशों ने बैंक में पैसा जमा कराने आए युवक पर दिन दहाड़े हमला करके पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात बैंक के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित मुकेश कंपनी का पैसा कलेक्शन करके लाया था और बैंक में जमा कराने जा रहा था, लेकिन 3 बदमाशों ने उसे घेर लिया। एक बदमाश ने पीछे से हमला किया तो दूसरे ने बंदूक दिखाकर डराया और एक बदमाश ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पीछे से पकड़ लिया, एक बैग करने एक चक्कू ने मार दिया और एक ने बंदूक ले रखा था। फिर जैसे बैग खोसा ऐसे फिर भग मेरे ब्लड ज्यादा निकलने लगा। फिर मैं दोस्तों को फोन किया, फिर सारे आए, फिर मेरे को एडमिट करा। मुकेश के मुताबिक बैग में करीब 7 लाख रुपए थे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर महंगाई पर प्रदर्शन शुरू हो गया। वहां गिलगिट बाल्टिस्तान में सैकड़ों लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बढ़ती महंगाई के साथ ही उन पर लादे गए टैक्स के बोझ के लिए पाकिस्तान की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपना खजाना भरने के लिए लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। हमारे हुकूक हम मांग के नहीं रहेंगे, हम छीन के लेंगे। इस दौरान वहां सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, जिन्होंने पाकिस्तान की सरकार से देश में बढ़ती महंगाई पर जल्द से जल्द लगाम लगाने की अपील की। इधर लोन फ्रॉड केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर जेल से बाहर आ गए, जिनको एक दिन पहले अदालत से जमानत मिली थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर की गिरफ्तारी को नियमों के खिलाफ बताते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। दिसंबर में सीबीआई ने वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। और इधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां पर एक मोटरसाइकिल सवार बस के नीचे आने से बाल बाल बचा, क्योंकि अगर वो जरा भी यहाँ वहाँ होते तो उसकी जान चली जाती। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है उसमें वो मोटरसाइकिल सवार बस के अगले पहिए के करीब गिरा दिखाई दिया। आरोप है कि बस से टक्कर लगने की वजह से उसकी मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ा और वो पहिए के करीब ही गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि बस की रफ्तार ज्यादा नहीं थी, इसीलिए मोटरसाइकिल सवार अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में कई इलाकों के तूफान और बाढ़ की चपेट में आने से वहां रहने वाले लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कैलिफोर्निया पर मौसम की ऐसी मार पड़ी कि 60,000 से ज्यादा लोगों के घरों की बिजली गायब हो गई और सड़कों पर भी हालात कुछ अच्छे नहीं दिखे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पहाड़ों से मिट्टी के साथ बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर गिरते नजर आए, जिसके बाद उस रास्ते को बंद करना पड़ा। कुछ इसी तरह की तस्वीरें कैलिफोर्निया के एक दूसरे इलाके से भी सामने आई, जहां एक काफी बड़ा और लंबा पेड़ ऐसे नीचे गिरता दिखा जैसे कोई खिलौना हो। वहां सड़कें भी सैलाब में तब्दील दिखी। जिन रास्तों पर कभी गाड़ियां चलती थीं, वहां पानी का कब्जा दिखा। ऐसे में कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं और उनकी जगह लोग वहां नावों को चलाते नजर आए। ये हालात किसी एक जगह पर नहीं बने, बल्कि कैलिफोर्निया के ज्यादातर इलाकों का यही हाल हो गया, जिस वजह से जो जहां था वहीं फंस गया। सेंटा क्लोरिडा शहर में भी जबरदस्त पानी बरसने के बाद बाढ़ आ गई, जिस वजह से कई लोग रास्ते में फंस गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा एक कार में फंसे 2 लोगों को राहत बचाव की टीम ने बहुत मुश्किल से बचाया। वहां से एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें दिखा कि एक मकान और कार के ऊपर पेड़ गिर गया, जिससे उस मकान में रहने वाले लोगों की जान पर बनाई। ऐसे में फौरन राहत बचाव का काम शुरू किया गया, जिस वजह से उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कुछ इसी तरह के हालात कैलिफोर्निया राज्य की राजधानी सैक्रामेंटो में भी बन गए, जहां एक या 2 नहीं बल्कि कई इमारतों को तूफान और बारिश की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा। वहां बवंडर की तरह चली हवाओं की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारी भरकम पेड़ भी बच्चों के खिलौनों की तरह गिरे मिले। मौसम की मार से कैलिफोर्निया का गिलरॉय शहर भी नहीं बच पाया। आसमान से ली गई तस्वीरों में पूरा शहर पानी में डूबा नजर आया। इसी तरह सेंटा क्रूज शहर में भी चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। लेकिन परेशानी की बात यह है कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि वहां के मौसम विभाग का अनुमान है कि इस हफ्ते में फिर 8 से 12 इंच तक बारिश हो सकती है। इस बीच दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 17 लोगों की मौत हो गई। वहां अलग अलग शहरों में सैकड़ों लोग दोबारा चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
लेकिन सबसे जोरदार प्रदर्शन हुलियाका शहर में देखने को मिला, जहां सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बल पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन वो फिर भी नहीं माने और सुरक्षा बल पर हमला करते रहे। सड़क पर उतरे पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिल्लो के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हो गई, जिसकी वजह से 17 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल भी हो गए। असल में पेड्रो कास्टिल्लो को पिछले महीने 7 दिसंबर को पद से हटाकर गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद वहां नई सरकार बनी। लेकिन अब पेड्रो के समर्थक दोबारा चुनाव करवाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां सेक्टर में एक तेंदुए की वजह से दहशत फैल गई। तेंदुआ सुबह सुबह पेड़ पर चढ़ गया, जिसकी वजह से उसे उतारने में दिक्कत आई, क्योंकि जिस पेड़ पर तेंदुआ चढ़ा वो काफी ऊंचा है और वन विभाग की टीम को उस तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पेड़ के चारों तरफ जाल बिछाया और ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश भी की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। कई बार कोशिश करने के बावजूद तेंदुआ पेड़ से नीचे ही नहीं उतरा। इस बीच तेंदुओं को देखने के लिए दूर दूर तक लोग पहुंच गए, लेकिन वन विभाग अलर्ट रहा क्योंकि तेंदुआ पेड़ पर फंसा था। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 6 साल के एक बच्चे के बोरवेल में गिरने के बाद हड़कंप मच गया। बताया गया कि नगर पालिका के इस बोरवेल का इस्तेमाल 10 साल से बंद था, लेकिन उसका ढक्कन खुला होने की वजह से बच्चा उसमें गिर गया। और जैसे ही बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर फैली, लोग तेजी से वहां पहुंच गए। वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद तुरंत पुलिस को भी सूचना दी गई। वहां पहुंची पुलिस ने आसपास के इलाके की घेरेबंदी कर दी और फिर एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम ने वहां कैमरे की मदद से पहले यह पता लगाया कि बोरवेल में गिरे बच्चे की हालत कैसी है। इसके बाद उस तक दूध पहुंचाया गया और फिर संकरे बोरवेल में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया गया। फिर एनडीआरएफ की टीम बच्चे को वहां से निकालने में जुट गई और कई घंटों की मेहनत के बाद उसे सुरक्षित बोरवेल से निकाल लिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों की सुरक्षा के ऊपर बड़ा बयान दिया है। आरएसएस से जुड़ी मैगजीन ऑर्गेनाइजर और पाठजने को दिए एक इंटरव्यू में मोहन भागवत ने कहा, आज भारत में रहने वाले मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उन्हें भारत में डरने की कोई बात नहीं है। साथ ही भागवत ने मुसलमानों को वर्चस्व का दावा छोड़ने की भी सलाह दी। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि मुसलमानों को ये भाषा छोड़ देनी चाहिए कि हम एक महान जाति के हैं, हमने एक बार फिर इस देश पर शासन किया था और एक और बार शासन करेंगे। जयपुर के एक कारोबारी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे रोहित गोदारा पर 1 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप लगाया। कारोबारी ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि उसे व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई और खुद को लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा रोहित गोदारा बताने वाले आदमी ने उससे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया कि फिरौती न देने पर अपहरण की धमकी दी गई है। राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा ने ही ली थी। और उधर नॉर्थ गोवा की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के तांडव मचाने का एक वीडियो भी अब सामने आया, जिसमें फैक्ट्री का ज्यादातर हिस्सा लपटों के बीच घिरा नजर आया। चारों तरफ ऊंची ऊंची लपटों का ही कब्जा दिखाई दिया। फैक्ट्री में आग ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। हालांकि जैसे ही आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को मिली, उसने वहां पहुंचकर उसे बुझाने का काम शुरू किया। दमकल कर्मी आग की तेज लपटों पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए, जिसके बाद आग के तांडव को कुछ हद तक शांत किया जा सका। लेकिन जानकारी के मुताबिक तब तक फैक्ट्री में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल सका है। इस बीच तुर्की के एक फैसले ने अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में जबरदस्त ट्विस्ट ला दिया। तुर्की अजरबैजान का दोस्त है, लेकिन अब वो अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया से नजदीकी बढ़ाने में लगा है। इस बात ने अजरबैजान को बुखार चढ़ा दिया, क्योंकि तुर्की की मदद से ही अजरबैजान 2020 में हुई नागोर्नो कराबाख की जंग में आर्मेनिया को धूल चटा पाया था। लेकिन अब तुर्की अपने साथी अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने में लगा है। उसने अपने मालवाहक विमानों की आर्मेनिया तक सीधी उड़ान पर लगाया बैन हटा दिया है। आने वाले वक्त में तुर्की आर्मेनिया से लगने वाला अपना वो बॉर्डर भी खोल सकता है जो कि उसने अजरबैजान से अपनी दोस्ती निभाने के लिए 1993 से बंद किया हुआ है। मगर आर्मेनिया की जनता ही तुर्की की बदली चाल से हैरत में है। उसे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में सनसनी है, क्योंकि कोई ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर तुर्की के दिमाग में चल क्या रहा है। उधर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। उन पर अगस्त 2022 में इस्लामाबाद की रैली के दौरान एक महिला जज पर विवादास्पद टिप्पणी का आरोप है और इसी मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। महिला जज पर विवादास्पद टिप्पणी मामले में उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 2 और नेताओं के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया। इमरान खान पर रैली के दौरान महिला जज को धमकी देने का आरोप है।
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग की अवमानना के मामले में इमरान खान और उनकी पार्टी के बड़े नेताओं फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। निसार दुर्रानी की अध्यक्षता वाली चुनाव आयोग की 4 सदस्यीय पीठ ने यह वारंट जारी किया है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इमरान खान और उनकी पार्टी के नेताओं पर आयोग के बारे में अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है, जिसके खिलाफ चुनाव आयोग ने पिछले साल पीटीआई के बड़े नेताओं को मानहानि का नोटिस जारी किया था। रूस की राजधानी मॉस्को से गोवा आने वाली फ्लाइट में बम की अफवाह से हड़कंप मच गया। जिस विमान में बम होने की सूचना मिली उसमें 244 लोग सवार थे और उसे रात करीब 11 बजे गोवा पहुंचना था। लेकिन करीब 1.5 घंटे पहले यानी रात 9:30 बजे फ्लाइट में बम होने की खबर मिली। उस वक्त विमान भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हो चुका था। विमान में बम होने की खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। इसके बाद फ्लाइट को गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला लिया गया। करीब 20 मिनट बाद यानी रात 9:50 पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और फिर विमान में सवार सभी यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतार लिया गया। टोटल 236 यात्री थे और 8 क्रू मेंबर थे। सबको नीचे उतार के उनकी अच्छे से चेकिंग और फिस्किंग की। इस दौरान जामनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा सख्त कर दी गई। थोड़ी देर में वहां एनएसजी की टीम भी पहुंच गई।